Good morning, students. Today we are going to start theme 11, Bidrohi or Raz, Rebels and Raz, the revolt of 1857. 1857 का विद्रोह, जहाँ हम इसे आंदोलन भी कह सकते हैं। इस लेसन की ये खासियत है कि ये लेसन आप लोगों ने सबने 8th में जरूर पढ़ा हुआ है। 8th के सिलेबस में हमारी ये लेसन था, शायद आपको अब याद हो या ना याद हो, तो थोड़ा सा हम इसको रिमाइंड ही कर रहे हैं। ये आपको याद करना बड़ा आसान होगा, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन साथ साथ मैंने क्वेश्चन भी बोलूंगी, जहां में मैं कहाँ क्वेश्चन आता है वहां मैं साथ साथ ही आपको नोट करवाती जाऊंगी। और पीछे असाइनमेंट भी है जिसको देख के आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। अब हम स्टार्ट करें। पहले हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि इस लेसन में हम क्या क्या रीड करेंगे, क्या क्या स्टडी करेंगे हम, इसके बारे में हम पहले मैं इंट्रोडक्शन में बताती हूँ। जो ये रिवोल्ट है, ये आंदोलन 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ। द सिपाही इन कंटोनमेंट ऑफ मेरठ, मेरठ की जो वो थी छावनी थी जिसमें सिपाही रहते हैं जिसमें, वहां पे ये स्टार्ट हुआ। ब्रोक आउट इन मेचुनी, ये विद्रोह में बदल गया। वहां के सिपाहियों ने, मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले 10 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू किया। इट बिगेन इन द लाइन ऑफ नेटिव इन्फेंट्री, जो भारतीय सेना थी, जो भारतीय सैनिकों की पैदल सेना थी, क्योंकि ऐसे जो अंग्रेज सैनिक बनाते थे, भारतीय सेना भी होती थी जिसमें अंग्रेज सेना भी होती थी। तो ये शुरू हुआ जो किसमें हुआ, भारतीय सेना की एक पैदल सेना से हुई और स्विफ्टली स्प्रेड इनटू कैवलरी, और जल्दी तेजी से ये घोड़सवार सेना में भी फैल गया। द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ टाउन आल्सो ज्वाइंड इट, नॉट ओनली सिपाहीज, सिर्फ सिपाही नहीं इसमें शामिल हुए, बल्कि जो आम लोग थे वो भी, शहर के जो आम लोग थे मेरठ के, वो भी इसमें ज्वाइन कर गए। उन्होंने भी इसमें अपनी हाजिरी लगा दी, वो भी इसमें शामिल हो गए, जिसे हम कह सकते हैं। द सिपाही कैप्चर द बेल ऑफ आर्म्स, सबसे पहले जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, बेल ऑफ आर्म्स, शास्त्रागार, जिसमें सारे शास्त्र रखे होते हैं, जिसमें सारे आर्म्स, सारे हथियार, सारी गन्स वगैरह सब रखे होते हैं, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। द अटैक व्हाइट पीपल, दे अटैक, उन्होंने व्हाइट लोगों को, व्हाइट लोग में ब्रिटिश लोगों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, उनके बंगलोज जला दिए, डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर भी नुकसान किया। द सिपाही अराइव्ड एट रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ 11 मई, 10 मई को स्टार्ट हुआ और रात को जैसे अंधेरा हुआ तो वो रेड फोर्ट के लिए, दिल्ली के लिए चल पड़े, और 11 मई की सवेरे ही वो दिल्ली पहुंच गए। इट वॉज द मंथ ऑफ रमजान एंड द ओल्ड मुगल एम्पर, जिसकी मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ साथ साथ, पहले ही मैंने आपको दिखाई थी। मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर हैड जस्ट फिनिश्ड हिज प्रेयर्स, क्योंकि रमजान का महीना था तो उसने अपनी प्रेयर थी वो भी खत्म करके चुका था। ही हर्ड कॉमोशन, उसने हो हल्ला सुना, उसने गेट पे हो हल्ला सुना। कॉमोशन एट द गेट एंड सिपाही टोल्ड हिम, और जो सिपाही वहां पे पहुंचे थे उन्होंने क्या बताया, वी केम फ्रॉम मेरठ आफ्टर किलिंग इंग्लिश मैन, हम मेरठ से आए हैं, वहां पे हमने अंग्रेज लोगों को मार के आए हैं, इंग्लिश मैन को मार के आए। देयर बिकॉज, क्यों मारा, बिकॉज दे आस्क्ड अस टू वाइट बुलेट्स दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स विद द टीथ, क्योंकि वो जो अंग्रेज थे हमें क्या कह रहे थे, ऐसी गोलियां खोलने के लिए कह रहे थे जिनको चलाने के लिए मुंह से खोलना पड़ेगा, और उनके ऊपर क्या लगी हुई है, काऊ और पिग्स के जो चर्बी है वो उनके ऊपर लगी हुई है, वो मुंह से खोलने के लिए हमें कह रहे हैं। दिस करप्टेड द फेथ ऑफ हिंदूज एंड मुसलमान, इससे क्या होगा, हिंदुओं का भी और मुसलमानों का सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि काऊ को हिंदू पूजते हैं और पिग्स की जो है मुसलमान करते हैं, तो उन दोनों का धर्म क्या है, भ्रष्ट कर देगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने इंग्लिश मैनों को, अंग्रेज लोगों को मार दिया, और अब हम आपके पास आए हैं। सम सिपाही रोड इनटू रेड फोर्ट विदाउट ऑब्जर्विंग द एलिब्रेट, और कुछ सिपाही तो रेड फोर्ट में ही चले गए अंदर विदाउट ऑब्जर्विंग द एलिब्रेट, और जो भी कोर्ट में एंटर करने के एटिकेट्स होते हैं, जो उसमें जाने के, सिपाही अंदर जाने के लिए जो उनको चाहिए होता है कि लाल किले में दाखिल शिष्टाचार की पालना करनी होती है, दरबार में एंट्री के लिए जिस शिष्टाचार की, एटिक्यूट्स की जरूरत होती है, वो भी उन्होंने पूरे नहीं किए। दे डिमांडेड दैट एम्परर गिव देम ब्लेसिंग्स, वो क्या चाहते थे कि जो सम्राट है वो उन्हें ब्लेसिंग दे, अपना आशीर्वाद दे। सराउंडेड बाय द सिपाहीज, सभी सिपाहियों ने उसको घेर लिया बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर हैड नो अदर ऑप्शन, हैड टू कंप्लाई।
बहादुर शाह जफर के पास कोई और रास्ता ही नहीं था, वो उन्हें उसको उनकी बात माननी पड़ी। क्या बात माननी पड़ी? कि वो इस विद्रोह में शामिल होगा। द रिवोल्ट दस एक्वायर्ड अ काइंड ऑफ लेजिटिमेसी, एक तरह की वैधता मिल गई। वैधता क्या होती है? जिसके ऊपर मोहर लगाते हैं कि हाँ इसमें बड़ा लीडर भी है, बड़ा आदमी इसमें शामिल है। तो बिकॉज इट कुड नाउ कैरिड ऑन द नेम ऑफ मुगल एम्पर, क्योंकि ये सारा विद्रोह था किसके नाम पे चलना शुरू हो गया? मुगल एम्पर के नाम से। और ये बात भी है, जैसे ही ये खबर पहुंची कि मुगल एम्पर इसमें शामिल हो गया, मुगल एम्पर ने इसको समर्थन दे दिया, तो ये विद्रोह था और भी तेजी से फैलने लगा कि लोगों को ये हो गया कि राजा भी अब हमारे साथ है। इसलिए ये विद्रोह था कि तेजी से शुरू। ये इसकी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में तकरीबन सब कुछ आ गया कि कैसे और क्यों ये शुरू हुआ, इसका कारण क्या था, और उसके पास राजा के पास से क्यों गए थे, ये सब इसमें आ गया इंट्रोडक्शन में। अब हम स्टार्ट करते हैं सब टॉपिक फर्स्ट, हाउ द म्यूचनीज गेन, सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ। म्यूचनी किसे बोलते हैं? जो सेना के द्वारा विद्रोह किए थे। जब हम इसको बोलते हैं रिबिलियन बोलते हैं, तब इसका मतलब कि इसमें सब लोग शामिल हो गए, इसमें आम लोग भी शामिल हो गए, इसमें सेना के लोग भी शामिल है। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ? द सिपाही बिगेन देयर एक्शन विद द सिग्नल, उन्होंने एक सिग्नल के साथ, एक संकेत के साथ इसको शुरू किया सिपाहियों ने। बाय द फायरिंग ऑफ इवनिंग गन, शाम की जो गन थी उसको चला के, और कई जगह पे साउंडिंग ऑफ द बंगल, और कई जगह पे उन्होंने क्या किया? बिगुल बजाकर इस विद्रोह की स्टार्ट कर दिया। दे फर्स्ट सीज द बैरल ऑफ आर्म्स, सबसे पहले उनको क्या किया? जो हथियारों वाला स्टोर था जिसमें सारे हथियार रखे होते थे, उनको क्या कर दिया? उन्होंने कब्जे में ले लिया। एंड प्लंडर द ट्रेजरी, और जो अंग्रेजी खजाना था उसको लूट लिया। देन दे अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जेल, ट्रेजरी, फिर उन्होंने बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग्स के पास इमारतों पर हमला किया, जैसे जेल है, ट्रेजरी है, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलोज, बर्निंग ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स को उन्होंने जला दिया, तो जहां पे रिकॉर्ड थे उनको सबको जला दिया। प्रोक्लेमेशंस, अपीलें, प्रोक्लेमेशंस क्या होती है? अपील, जैसे हम कहते हैं वो लगा देना, इश्तिहार लगा देना। उन्होंने सारे इश्तिहार लगा दिए, अपील की लोगों से। इन हिंदी, कौन सी भाषा में लिखा? उसमें हिंदी में, उर्दू में, पर्शियन में लिखा। बट पुट अप ऑन द सिटीज, शहर की दीवारों पे लगा दिया हर जगह पे। और क्या कह रहे हैं उसमें? अपॉन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू यूनाइट, कि हिंदू और मुस्लिम सब इकट्ठे हो जाओ। राइज, उठ खड़े हो, और एक्सट्रीमिनेट द फिरंगीज, फिरंगीज किसको बोलते थे? अंग्रेजों को। तो फिरंगियों को हम बाहर निकाल देंगे, इनको ये वो कि उनको फिरंगियों को हम यहाँ से उनका सफाया कर देंगे, सब खड़े हो जाओ। मतलब कि जो लोगों की तरफ फैलाने का तरीका था प्रोक्लेमेशंस। इन मेजर टाउन्स लाइक लखनऊ, कानपुर, बरेली, मनी लैंडर्स एंड रिच पीपल आल्सो अटैक्ट। अब जो बड़े बड़े शहर थे, जहाँ पे लखनऊ जैसे, कानपुर और बरेली जैसे शहर थे, वहां पे मनी लैंडर होते हैं जो किसानों को धन देते हैं ब्याज के ऊपर। तो मनी लैंडर्स को ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, रिच पीपल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। क्यों अटैक करना शुरू कर दिया? बिकॉज पीजेंट्स कंसीडर देम एज द एलाइज ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो समझते थे कि ये सारे जो साहूकार है, जो अमीर लोग हैं, ये सारे अंग्रेजों के पिट्ठू मानते थे। वो अंग्रेजों के इनको पिट्ठू मानते थे कि ये सारे अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं, ये इसलिए हमें तंग करते हैं। तो उन सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। सिर्फ अंग्रेजों के ऊपर नहीं, भारतीय मनी लैंडर्स के ऊपर भी और रिच पीपल के ऊपर भी क्या कर दिया? अटैक करने शुरू कर दिया इस नीचे में। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेज वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड, और बहुत सारी जगहों पे तो इन मनी लैंडर्स के घरों को लूटा गया और उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। द म्यूचनी इन द स्पॉइल रैंक क्विकली बिकेम अ रेबिलियन। मैंने आपको बताया था म्यूचनी मीन्स, अगर म्यूचनी होती है तो उसमें क्या होता है? सिर्फ सिपाहीज होते हैं। अगर सिर्फ सिपाही पार्टिसिपेट करते हैं देन इट इज अ म्यूचनी। जब इसमें सभी लोग इसमें वो बन गए, रैंक क्विकली बिकम अ रेबिलियन, ये जल्दी ही आंदोलन बन गए, क्योंकि इसमें सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। देयर वाज जनरल डिफेंस, डिफेंस क्या होता है? हेट, एक आम लोगों के बीच में नफरत थी। ऑफ ऑल काइंड ऑफ अथॉरिटीज, अथॉरिटी मीन जिसके पास शक्ति है, चाहे वो अंग्रेज है, चाहे वो भारतीय मनी लैंडर्स हैं, चाहे वो रिच पीपल हैं, जिनके पास भी शक्ति थी, उन लोगों से लोग क्या करते थे? नफरत करते थे, डिफाइंस, नफरत शो करते थे उनके। इन मई एंड जून, 10 मई को स्टार्ट हुआ ये जो रिबेलियन था। द ब्रिटिश हैड नो आंसर्स टू द एक्शंस, ब्रिटिशर्स को समझ ही नहीं आया कि इसका क्या, इस बात का क्या जवाब दिया जाए, कैसे इनको रोका जाए। और पीपल, एक्शन ऑफ पीपल, इंडिविजुअल ब्रिटेन्स ट्राई टू सेव देयर ओन लाइव्स, जो अंग्रेज थे सिर्फ वो अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ट्राई टू सेव देयर ओन, अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करते थे।
ब्रिटिश रूल एज वन ब्रिटिश ऑफिसर नोटेड, जैसे कि एक ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा है कि इस म्यूचनी के साथ, इस रेबिलियन के साथ कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों की तरह गिर गया ये जो अंग्रेजी राज था इस म्यूचनी के साथ, इस विद्रोह के साथ हो गया। तो ये क्या है कि ये विद्रोह कैसे शुरू हुआ, कैसे शुरू, इसका मैं ये आंसर हमने दिया इसमें कि कैसे सिपाही ने शुरू किया और कैसे ये आम लोगों तक फैल गया। दूसरा हमारा 1.2 सब टॉपिक है, फर्स्ट का सब टॉपिक है 1.2 लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इनके संचार की साधन क्या था, इनके संचार का साधन में संचार के माध्यम में ये जो खबर थी एक से दूसरे तक कैसे पहुंची, क्योंकि उस समय पे कोई ये तो है नहीं टेलीफोन था या कुछ और था, तो सब लोगों के पास ये खबर पहुंची कैसे, उनके माध्यम क्या थे इनको पहुंचाने के। The reason for the similarity in the pattern of revolt in different places lay partly in its planning and coordination. सिमिलैरिटी में जो जहां पे विद्रोह शुरू हुआ है, चाहे वो कानपुर में हुआ, चाहे वो बरेली में हुआ, चाहे झांसी में हुआ, चाहे मेरठ में हुआ, जहां भी उस सब में सिमिलैरिटी थी, एक जैसी बातें थी उसमें। तो रिवोल्ट इसके डिफरेंट प्लेसेस पर एक जैसा था। इसका जो जिम्मा वो किसको जाता है, उनकी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब क्या है कि हर जगह पे आपस में इन सिपाहीज की कोऑर्डिनेशन थी, इनका आपस में वो था, योजना और समन्वय था, आपस में बातचीत थी इनकी। आफ्टर 7th अवध इरेगुलर कैवलरी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द न्यू कार्टिज। जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहला कारण क्या था कि जो न्यू कार्टिज दिए थे, जो न्यू बुलेट्स दी थी चलाने के लिए, सबसे पहले 7th अवध इरेगुलर कैवलरी में जो अवध रियासत की 7th नंबर की जो इरेगुलर कैवलरी थी, पैदल सेना थी, उसने इनको लेने से इनकार कर दिया। इन अर्ली मई के स्टार्ट में मना कर दिया। दे रोड टू द 48th नेटिव इन्फेंट्री, उन्होंने 48th नेटिव इन्फेंट्री को लिखा, जो भारतीय सेना की 48वीं टुकड़ी थी पैदल सेना की, उसको लिखा। दे हैड एक्टेड फॉर द फेथ एंड अवेटेड द 48th ऑर्डर। उन्होंने कहा जो 7th नेटिव इन्फेंट्री है वो काम कर रही है, किस लिए काम कर रहे हैं, मुझे अपने विश्वास के लिए और अपने धर्म के लिए, और वो 48th के ऑर्डर्स की वेट कर रहे हैं। अवेटेड द 48th ऑर्डर, इस टुकड़ी के ऑर्डर्स की वेट कर रहे हैं। अगर वो इस टुकड़ी झंडी हरी झंडी दे दे तो हम क्या करेंगे, इस एक्ट को आगे बढ़ा देंगे। सिपाहीज मूव्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, सिपाही खुद एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर गए ये इन्फॉर्म करने के लिए कि हम विद्रोह करेंगे ऐसे। पीपल वर दस प्लानिंग एंड टॉक्ड अबाउट द रिबेलियन, इस तरह लोग भी थे इसके बारे में प्लानिंग कर रहे थे, योजना बना रहे थे और बातें कर रहे थे कि रिबेलियन होएगा, आंदोलन होएगा। कैप्टन हेरेसे, एक वहां पे कैप्टन हेरेसे थे ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस, जो अवध मिलिट्री पुलिस में थे, हैड बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय द इंडियन सबऑर्डिनेट ड्यूरिंग द म्यूचनी। कैप्टन हेरेसे को उसमें भारतीय जो सबऑर्डिनेट के जो छोटे अफसर थे उन्होंने प्रोटेक्शन दी, उसकी रक्षा करने लगे। क्यों? क्योंकि वो उसको बचाना चाहते थे, उसमें से विद्रोह से बचाना चाहते थे। इवन द 41st नेटिव इन्फेंट्री इंसिस्टेड दे किल्ड देयर ऑल व्हाइट ऑफिसर्स। इवन 41 जो नेटिव इन्फेंट्री थी, टुकड़ी थी, उसने बहुत जोर दिया कि उन्होंने अपने सारे ऑफिसर्स मार दिए और मिलिट्री पुलिस को हेरेसे को भी मार देना चाहिए, कैप्टन हेरेसे को भी मार देना चाहिए, क्योंकि हमने अपने सारे ऑफिसर्स मार दिए। 41 इन्फेंट्री ने बोला, टुकड़ी ने ये ऑर्डर आगे बताया हमको। डिलीवर हिम एज प्रिजनर्स टू द 41st, जहाँ उसको एज ए प्रिजनर, उसको कैदी के रूप में उसको दे दिया जाए, जहाँ उसे मार दिया जाए। बट द मिलिट्री पुलिस रिफ्यूज्ड, परंतु मिलिट्री पुलिस ने हेरेसे को देने से मना कर दिया, उनको देने से मना कर दिया कि हम उसको आपको नहीं दे सकते, कैप्टन हेरेसे को, मतलब कि कहने उसको बचाया हमने। चार्ल्स बॉल, हु रोट वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्ट्रीज ऑफ द अपराइजिंग। चार्ल्स बेल एक हिस्टोरियन है जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री लिखी, अपराइजिंग, इस विद्रोह की अर्ली हिस्ट्री लिखी। नोटेड दैट द स्पाई लिव्ड इन द लाइन्स एंड शेयर्ड अ कॉमन लाइफस्टाइल। इसके फैलने का संचार के माध्यमों का ये भी एक कारण था कि जो सिपाहीज रहते थे, जो उसमें रहते थे, छावनी में जो रहते थे सिपाही रहते थे, वो उनका शेयर्ड कॉमन लाइफस्टाइल, वो सारे एक ही लाइफस्टाइल को
अपनाते थे, एंड दैट मैनी केम फ्रॉम द सेम कास्ट, और सारे एक ही कास्ट से आए हुए थे। इसका मतलब जो एक इन्फेंट्री थी या 7th अवध इन्फेंट्री थी वो भी एक ही कास्ट के थे, 48 और 41 वाली जो टुकड़ी थी वो सारे एक ही कास्ट के थे। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन, तो ये तो इसकी तो हम कल्पना कर ही सकते हैं, इसकी कल्पना करनी मुश्किल नहीं है। दैम सिटिंग टुगेदर टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर, वो सारे इकट्ठे मिल गए अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए, इस म्यूचनी को शुरू करने के लिए वो सारे इकट्ठे मिले, क्योंकि उनकी सबकी कास्ट एक थी, सबके लाइफस्टाइल एक था, तो इसलिए वो सारे मिलके इसके अंग्रेजों की जो कार्टीज उन्होंने दी थी उसके अगेंस्ट हो गए। द स्पॉयज वर द मेकर्स ऑफ देयर ओन रेबेलियन, इसका मतलब क्या है कि वो इस जो रिबोलियन था, विद्रोह था, उसके कर्ता धर्ता खुद ही थे, सबने इकट्ठे मिलके इसकी रैब बनाई थी। लीडर्स एंड फॉलोवर्स, नेता एंड अनुयायी। अब इस जो म्यूचनी हुई है, जो रेबिलियन हुआ, इसके नेता कौन कौन से थे? एक के बारे में तो हमने पढ़ा, टू फाइट द ब्रिटिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि इतने शक्तिशाली अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए नेता तो होना चाहिए था और कोई संगठन भी होना चाहिए था जिससे वो अंग्रेजों के साथ। वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ स्पॉयज ऑफ मेरिट, एज वी रेड इन द इंट्रोडक्शन, सबसे पहला काम क्या था मेरठ के सिपाहियों का, एज वी सा, जैसे हमने देखा, वॉज टू रश टू दिल्ली, वो दिल्ली भागे, एंड अपील टू द मुगल एम्परर टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। सबसे पहले उन्होंने मुगल एम्परर को इस अपील की कि वो इसकी लीडरशिप को कबूल करे, एज ही हैड वेरी फ्यू ऑप्शंस, क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, सारे स्पॉयज ने उसको घेर लिया था। एग्री टू नॉमिनल लीडरशिप ऑफ द रिबेलियन, तो वो नाम मात्र का जो है इसका लीडरशिप, उसने इस विद्रोह की लीडरशिप धारण कर लिया। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो कहाँ पे क्यों गए, नेता थे तो उनके मोहम्मद मुगल एम्परर के पास क्यों गए, बहादुर जफर के पास क्यों गए? क्योंकि दे वांट टू गिव लेजिटिमेसी टू देयर म्यूचनी, वो अपनी विद्रोह को एक कानूनी पहनावा पहनाना चाहते थे, क्योंकि सब लोग तभी इकट्ठे होंगे कोई अच्छा लीडर होगा। तो जैसे ही उन्होंने मुगल एम्परर को अपना लीडर घोषित किया, तभी ये जो सारा विद्रोह था और तेजी से फैलने लगा। तो सबसे पहला नेता उन्होंने किसको बनाया? मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को। इन कानपुर द स्पाई एंड द पीपल ऑफ टाउन गेव नाना साहब द सक्सेसर टू पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव के जो सक्सेसर थे, जो उनके बाद इसके राजा बने, कानपुर के नाना साहब, उनको सिपाहियों ने और टाउन के लोगों ने कंपेल किया कि वो भी इसके लीडर बने। नो चॉइस सेव टू ज्वाइन द रिवोल्ट एज देयर लीडर, उनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी कि वो इस विद्रोह के लीडर बने। तो कानपुर में कौन बने? नाना साहब। इन झांसी द रानी वॉज फोर्स्ड बाय द पॉपुलर प्रेशर, झांसी की रानी को भी आम लोगों के प्रेशर के अधीन आकर इसके अराउंड हर टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द अपराइजिंग, उसे भी इस अपराइजिंग का, इस रिवोल्ट का लीडर बनना पड़ा, क्योंकि जो पॉपुलर प्रेशर था वो लोगों का बहुत ज्यादा था। इन बिहार कन्वर सिंह अ लोकल जिम्मेदार, ही बिकेम द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। बिहार में आपको ये क्वेश्चन आते हैं, बिहार में कौन था लीडर और झांसी में कौन था? आपको ये लिखने याद करने हैं कि कहाँ पे कौन सा लीडर इसमें विद्रोह में शामिल हुआ। इन अवध वर्जिस कादर, अवध के बारे में आप हम भी पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इन अवध वर्जिस कादर सन ऑफ द पॉपुलर नवाब वाजिद अली शाह, वहां का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उसका बेटा था वर्जिस कादर, तो वो वहां का लीडर बना। हु वॉज रिसेंटली डिस्प्लेस्ड बाय द ब्रिटिश। नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने अभी 1856 में अपनी गद्दी से उतारा था, तो उनका बेटा था जो अवध का वो लीडर बना इस म्यूचनी का। इस रिबेलियन का लीडर कौन बना अवध में? वर्जिस कादर, द सन ऑफ द नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है। Often the message of rebellion was carried by ordinary men and women and in places by religious men too. और जो इस रिबेलियन का जो संदेश था वो आम लोगों द्वारा, चाहे वो औरतें चाहे मर्द हैं, उन स्थानों में पहुंचाया गया जहाँ पे रिलीजियस लीडर रहते थे। बल्कि हर रिलीजियस लीडर को भी इसका मैसेज पहुंचाया गया कि ऐसे रिबेलियन विद्रोह होने वाला है। देयर वर मैनी रिलीजियस लीडर्स एंड सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट्स। सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट्स मीन जो अपने आप गुरु बने होते हैं, नेता होते हैं। Who preached the destruction of the British rule,
जो हमेशा ये शिक्षा देते थे कि ब्रिटिश रूल की जो खात्मा होना चाहिए, वो सारे लीडर्स क्या सेल्फ स्टाइल लीडर्स कई जगह पे वो इसके विद्रोह के नेता बने। एल्सवेयर कई और जगह पे लोकल लीडर्स एमर्ज्ड, लोकल लीडर्स खड़े हो गए अर्जिंग पीजेंट्स, जिमींदार्स एंड ट्राइबल टू रिवोल्ट। जो लोकल लीडर थे उन्होंने भी बहुत सारे पीजेंट्स को, जमींदार्स को और ट्राइबल लोगों को इस रिवोल्ट में भाग लेने के लिए उत्साहित किया। शाहमल मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना बैरूत इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शाहमल थे, लोकल लीडर शाहमल थे, जिन्होंने गांव वाले लोगों को इकट्ठा किया इस विद्रोह में शामिल होने के लिए। एक और लीडर था गुन्नू, अ ट्राइबल कल्टिवेटर। एक ट्राइबल था, ट्राइबल मीन्स आदिवासी, एक आदिवासी था जो इस विद्रोह में शामिल हुआ। कहाँ से? सिंहभूम इन छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के इलाके में जो आजकल बिहार और छत्तीसगढ़ के पास आता है, वहां से सिंहभूम जगह पे, वहां पे कौन सा गुन्नू एक ट्राइबल लीडर जो एक काश्तकार था, वो इसमें नेता, स्थानीय नेता के नाम में जुड़ गया। बिकम अ रिबल लीडर ऑफ द कोल ट्राइबल, वहां पे कोल ट्राइबल था उनका, उस रीजन का, उस एरिया का वो नेता बन गया। र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। नेक्स्ट है 1.4, 1 का 4th सब टॉपिक है 1.4 अफवाहें एंड प्रोफेसीज। अफवाहें और भविष्यवाणियां। कौन सी अफवाहें थी जिन्होंने इस विद्रोह को बहुत ज्यादा तेजी से फैला दिया? र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड अ पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन। लोगों को इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बहुत सारी ऐसी अफवाहें थी, जहां भविष्यवाणियां थी, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। एज वी सॉ द स्पॉइज ऑफ मेरठ टोल्ड बहादुर शाह, जैसे हमने पढ़ा अभी कि बहादुर शाह को क्या बताया, मेरठ के सिपाहियों ने क्या बताया? बुलेट्स कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स दैट वाइटिंग दोज बुलेट्स वुड करप्ट देयर कास्ट एंड रिलीजन। जैसे बताया कि उन्हें एक गोलियां मिलेंगी ऐसे जिनके ऊपर काऊ और पिग्स का जो है चर्बी लगी हुई है, और उन्हें मुंह से खोल के चलाना उनको, तो इससे इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये एक पता नहीं र्यूमर थी या क्या थी, ये बात बहुत तेजी से फैल गई। They were referring to the cartridge of the Enfield rifle which had just been given to them. वो किसकी बात कर रहे थे? कार्टिज की। एक नई गन दी थी उन्हें, इनफील्ड राइफल। आपको पूछा जा सकता है कि ये कार्टिज थे कौन सी गन में, उस गन का नाम क्या है जिसमें ये कार्टिज फिलअप करने थे? तो इनफील्ड राइफल है। बाय गवर्नर जनरल हार्डिंग्स, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? गवर्नर जनरल हार्डिंग ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? कौन सी गन थी? ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। हैड जस्ट बीन गिवन टू देम, किसके द्वारा दी गई थी? गवर्नर जनरल हार्डिंग के द्वारा इनफील्ड राइफल दी गई थी, जिसमें इनको कार्टिज को भरना था। द ब्रिटिश ट्राइड टू एक्सप्लेन द स्पॉय, ब्रिटिश ने बहुत कोशिश की कि वो इसी विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अक्रॉस द स्पॉयज लाइन ऑफ नॉर्थ इंडिया। और ये बात के कार्टिज के ऊपर, बुलेट्स के ऊपर काऊ और पिग्स की फैट लगी हुई है, ये जंगल की आग की तरह सारे फैल गई, सारे उत्तर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। कोई अंग्रेजों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सबको ये पक्का था कि वो इसमें वो है काऊ और पिग का चर्बी लगी हुई है। देयर वॉज र्यूमर, और भी र्यूमर थी, दैट एक और बड़ी अफवाह थी, दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी, कि उन्होंने अंग्रेजों ने एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी बना रखी है, अफवाह कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों का डिस्ट्रॉय द कास्ट एंड रिलीजन ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये भी एक र्यूमर फैली हुई थी कि अंग्रेज सरकार है किसी कॉन्स्पिरेसी के अधीन मुसलमानों और उसका हिंदुओं का धर्म नष्ट करने जा रही है। ये भी अफवाह थी। To this end, the rumors said that the British had mixed the, rumor में क्या कहा गया था? The British had mixed the bone dust of cows and pigs into the flour that was sold in the market. कि अंग्रेजों ने आटे में काऊ और पिग्स की हड्डियों को पीसकर मिला रखा है, फ्लोर आटे में मिला रखा है, जो मार्केट में बेचा जा रहा है। इन टाउन्स एंड कंटोनमेंट सिपाही एंड कॉमन पीपल रिफ्यूज टू टच आटा। लोगों ने इस अफवाह के साथ, सिपाहियों ने भी अपनी छावनियों में, और अपने कॉमन लोगों ने, जो आम लोग थे, उन्होंने भी आटे को मार्केट में छूने से मना कर दिया कि हम ये आटा नहीं लेंगे। देयर वॉज फियर, सस्पिशन दैट ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियन टू द क्रिश्चियनिटी। ये भी डर था
ये शक भी था अंग्रेजों के ऊपर कि अंग्रेज भारतीयों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर ट्राई टू अलाउ देयर फियर बट इन वेन। ब्रिटिश ऑफिसर ने बहुत कोशिश की कि वो उनके फियर को दूर कर सकें, परंतु बेकार, वो उनके फियर को दूर नहीं कर पाए। दीज फियर्स ट्राई टू मैन एक्शन। इन सभी जो लोगों को डर थे उन्होंने उनको एक्शन में ला दिया, उनको विद्रोह करने पे मजबूर कर दिया। द रिस्पॉन्स टू कॉल फॉर एक्शन वॉज री एनफोर्स्ड। इस कॉल को कि अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़ा होया जाए, इस कॉल को और ताकत और जबरदस्त ताकत किससे मिली? बाय द प्रोफेसी। प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी। इस भविष्यवाणी से मिली, प्रोफेसी भविष्यवाणी से मिली दैट ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड एट द सेंटिनरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1857। ये क्या प्रोफेसी थी? एक इसको भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्रोफेसी थी, क्या र्यूमर थी? प्रोफेसी ये थी कि एक दिन, जिस दिन बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जब अंग्रेज भारत में एंटर हुए थे जिस लड़ाई के साथ, वो हुई थी 1757 में। कब हुई थी वो? 1757 में हुई थी। ये इस लड़ाई के साथ क्या है, वो भारत में एंटर हुए थे। तो लोगों को ये भविष्यवाणी की थी कि 23 जून 1857, 100 साल के बाद अब अंग्रेज है वो जाने वाले हैं, अब अंग्रेज रूल है वो खत्म हो जाएगा। ये भविष्यवाणी की हुई थी, जो ये लोगों को थे। अब कुछ अफवाहें थी और कुछ क्या थी? भविष्यवाणियां थी। रूमर्स वर नॉट ओनली थिंग सर्कुलेटेड एट टाइम। सिर्फ वहां पे अफवाहें नहीं फैलाई जा रही थी, सिर्फ यही चीजें नहीं थी। रिपोर्ट्स केम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया से ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी दैट चपातीस वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, कि हर गांव में चपातीस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। एक विलेज में जाते हैं, फिर वहां से बना के चपातीस आके अगले विलेज में जाते हैं। The meaning and purpose of the distribution of chapatis was not clear and not clear even today. चपातीस को बांटने का जो मीनिंग था ये समझ नहीं आया, अभी तक भी क्लियर नहीं हो सका जी। बट देयर इज नो डाउट दैट पीपल रेड इट एज एन ओमन ऑफ अनअपहेवल। परंतु लोग इसमें से क्या समझते थे? आम लोग समझते थे कि चपातियां बांटी जा रही हैं, इसका मतलब क्या है कि कोई बड़ी उथल पुथल होने का संकेत है। लोगों को मतलब कि हर र्यूमर ने इस विद्रोह को बढ़ने में सहायता की, इस विद्रोह को आगे जाने के लिए इसमें सहायता की। अब नेक्स्ट हमारा है 1.5। 1.5 में हम इसमें कॉजेज भी कह सकते हैं सारा। व्हाई डू पीपल बिलीव इन द र्यूमर्स? इतने र्यूमर्स फैली हुई थी, इसमें लोग क्यों विश्वास कर रहे थे? कोई बेस क्या था कि लोग इसमें विश्वास कर रहे थे? और वी कैन से कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। हम इसको कॉजेज ऑफ रिवोल्ट भी ले सकते हैं। और इसके र्यूमर्स को लोग क्यों मानने लगे, इसके क्या कारण थे? क्योंकि जो जिन कारण र्यूमर्स को मान रहे थे वही कारण हमारे क्या है, रिवोल्ट के भी आ सकते हैं। वी नीड टू सी दैट र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज रिफ्लेक्ट अबाउट द माइंड्स ऑफ पीपल हु बिलीव देम। जो लोग इन र्यूमर्स को, अफवाहों को, भविष्यवाणी को मानते हैं, ये उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि माइंड में क्या चल रहा है, उनके अंदर पहले मन में क्या चल रहा है जिस कारण वो इस बात को मान रहे हैं। देयर फियर्स, उनके डर, अप्रहेंशंस, देयर फेथ्स एंड कन्विक्शंस क्या थे? कि उनके अफवाहें थी, भविष्यवाणी के भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों, उनकी प्रतिबद्धताओं के प्रति क्या थे? ये कारण थे जिस कारण वो लोग इन र्यूमर्स को मान रहे थे, सच समझ रहे थे इन र्यूमर्स को। द र्यूमर्स इन 1857 began to make sense when seen in the context of the policies the British pursued from the late 1820s. ये र्यूमर्स को जो बल मिला वो किसके द्वारा मिला? ज्यादा आसानी से समझ आता है, क्योंकि जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी 1820s के बाद, उनको अगर ध्यान से देखें तो उनको देख के लगता है कि हमें लोगों को ये र्यूमर्स की क्यों लोग इसके र्यूमर्स को मानने लगे थे, क्योंकि बड़ी लंबी समय से 1820 से जो अंग्रेजों की पॉलिसी ऐसी थी जो लोगों में डर पैदा कर रही थी। सबसे पहली बात तो पहला पॉइंट अगर हम देखें इसमें, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आए, अडॉप्टेड पॉलिसीज टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी। उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाने शुरू कर दी जो इंडियन सोसाइटी को सुधार करने के लिए, इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी बैकवर्डनेस थी, उनको सुधारने के लिए उन्होंने कुछ कानून बनाने शुरू कर दिए। बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। जो पश्चिमी शिक्षा को और पश्चिमी विचारों को और पश्चिमी संस्थाओं को शुरू करने की जो कोशिश है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की।
क्या किया उन्होंने, दे सेट अप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज विच टॉट वेस्टर्न साइंसेज, जो उनको वेस्टर्न साइंस पढ़ाती है ऐसी यूनिवर्सिटी शुरू कर दी। एंड द लिबरल आर्ट्स, उदारवादी जो आर्ट्स पढ़ाने वाली थी ऐसी शुरू कर दी। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश लॉज टू एबॉलिश कस्टम्स, उन्होंने ऐसे लॉ, ऐसे कानून बनाए जिससे कि ऐसे रिवाज बंद हो सके, जैसे सती की प्रथा को बंद करने के लिए 1829 में लॉ बनाया गया। एंड टू परमिट मैरिज ऑफ द हिंदू विडोज, क्योंकि भारत में ऐसा था कि जो हिंदू विडोज है उनकी शादी द्वारा नहीं हो सकती, और सती की जो सिस्टम है, सती प्रथा है, वो भी यहाँ पे थी। तो इनको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किए, लॉज बनाने शुरू कर दिए। एंड वी कैन से दीज टू आर द सोशल कॉजेज, ये कैसे म्यूचुनी के सोशल कॉजेज कह सकते हैं हम। अगर मैंने पीछे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ तो राइट एनी टू सोशल कॉजेज ऑफ द म्यूचुनी, इस विद्रोह के दो सामाजिक कारण लिखे। दो सामाजिक कारण यही है, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन एंड सेट अप स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड टॉट वेस्टर्न साइंसेज। एंड दूसरा बड़ा कारण क्या है कि उन्होंने ऐसे लॉ बनाए जिससे लाइक सती सिस्टम एंड हिंदू रीमैरिज है वो शुरू हो सके। तो ये सोशल कॉजेज है। द ब्रिटिश annexed principalities like अवध, झांसी, सतारा on the pretext of misgovernment, इस बहाने पे कि वहां पे जो सरकार अच्छी तरह नहीं चल रही, ऐसी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, जहां अपने राज्य में मिला लिया। कौन कौन से, अवध, झांसी, सितारा जो महाराष्ट्र में था, ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ मिस गवर्नमेंट, कि वहां की जो नवाब है, जब वहां के राजा है वो अच्छी तरह गवर्नमेंट नहीं चला रहे, इस बहाने को लेकर उन्होंने अपने राज्य में इनको मिला लिया। एंड रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज एडॉप्शन, एडॉप्शन क्या, जिनके कोई बच्चा नहीं होता था वो राजा किसी को, दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करके अपना राज उसको दे सकता था, परंतु अंग्रेजों ने इसका रिफ्यूज कर दिया कि कोई भी एडॉप्शन नहीं कर सकता, कोई भी किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, तो इसको मना कर दिया। तो ये क्या हो गए, ये हो गए पॉलिटिकल कारण। ये कौन से, पॉलिटिकल कॉज, शायद मैंने पीछे कौन लिखा नहीं उसमें, पॉलिटिकल कॉज, राइट एनी टू पॉलिटिकल कॉज। दूसरा पॉलिटिकल कॉज क्या है, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस देयर एडमिनिस्ट्रेशन, देयर ओन लॉज एंड देयर मेथड ऑफ लैंड सेटलमेंट एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। अंग्रेजों ने अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दी, क्योंकि जो अपने कब्जे में ला लिया राज्य को, तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, अपना प्रशासन, अपने लॉ बनाने शुरू कर दिए, और अपनी लैंड सेटलमेंट लोगों के साथ, और लैंड रेवेन्यू जो उनके पर जो उनसे कर इकट्ठा होता था, कृषि का कार्य, वो भी उन्होंने अपने तरीके से लेना शुरू कर दिया। पीपल वॉज स्केयर्ड बाय द सिस्टम, लोग इस सिस्टम से डर गए, क्योंकि एक तो उनको ये लगता था कि बाहर का सिस्टम है, उनके अपने राजाओं का सिस्टम नहीं है, तो लोग इस सिस्टम, देवर मोर इम्पर्सनल, एलियन एंड ऑप्रेसिव। ये जो सिस्टम था, एक तो उनका अपना नहीं लगता था, एक लगता था कि बाहर से जो अंग्रेज आए हैं वो सब है वो लाते, वो उनके सारे रीति रिवाज, उनके सब चीजों को खत्म कर देंगे, तो लोग इस बात से बहुत डर गए थे। ठीक है, ये डर के कारण क्या था, वो उन्होंने इस रिवोल्ट में भाग लिया। एक और बात है, ये आगे रिलीजियस कॉज, इसको हम कंसिडर रिलीजियस कॉज। द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन के वो थे, मिशनरी थे, यहाँ पे जो आए थे अपने धर्म को फैलाने के लिए, क्रिश्चियन मिशनरीज ईसाई धर्म के प्रचारक, हु वर कन्वर्टिंग पीपल टुवर्ड क्रिश्चियन, जो लोगों को, अब भारतीय लोगों को क्रिश्चियन धर्म की तरफ कन्वर्ट करे थे, जो उनको ये भी अफवाहें फैलने लगी कि वो जल्दी से जल्दी जो है कि जो मिशनरी है ये लोगों को अपने धर्म में चेंज करें। अब दो कॉजेज हो गए रिलीजियस कॉज, एक तो ये हो गया रिलीजियस कॉज, दूसरा कौन सा रिलीजियस कॉज है कि उनको मुंह से अपनी जो बुलेट खोलनी पड़ेगी, दैट वाज आल्सो इमीडिएट कॉज भी हम कह सकते हैं उसको, कि वो इमीडिएट कॉज है जिसके कारण एकदम शुरू हो गया, रिवोल्ट शुरू हो गया। इन सच अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी र्यूमर्स स्प्रेड विद द रिमार्केबल स्विफ्टनेस, इन सभी बातों को लेके, अभी हमने पीछे पढ़े सोशल कॉज पढ़े, पॉलिटिकल कॉज पढ़े, रिलीजियस कॉज पढ़े, इन सबको देखते हुए जो ये र्यूमर्स थी, र्यूमर्स क्यों फैली, क्योंकि ये सारे कारण थे जिनके कारण लोगों ने र्यूमर्स को सच मानना शुरू कर दिया। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया, सब टॉपिक फर्स्ट। अब इसके असाइनमेंट क्वेश्चन 3 तो मैंने इसमें दिए हैं आपको, सोशल कॉज, राइट एनी टू सोशल कॉज, राइट टू पॉलिटिकल कॉज, ये पेपर में आ सकते हैं आपको, राइट टू रिलीजियस कॉज, कि कौन से धार्मिक कारण थे, जो राजनीतिक कारण कौन से थे जिस कारण ये रिवोल्ट शुरू हुआ। असाइनमेंट क्वेश्चन में, व्हाई डिड स्पॉइल्स अपोज टू एम्परर बहादुर शाह जफर,
सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन ये है कि सिपाही बहादुर शाह जफर के पास क्यों गए, क्या कारण था। ये मैंने आपको बड़े अच्छी तरह बताया कि वो लेजिटिमेसी ऑफ द म्यूचनी या रेबिलियन को लेजिटिमेसी देने के लिए, कि उनको वैधता देने के लिए कि हाँ उनके पास कोई लीडर है, वो बहादुर शाह जफर के पास गए। व्हेन डिड म्यूचनी स्टार्टेड, ये कब शुरू हुई, विद्रोह कब शुरू हुआ, ये मैंने आपको पहले बताया 10 मई 1857 को। वट वॉज द मेन कॉज और इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट, ये हमने इस लेसन में 3 बार पढ़ लिया। इसी वीडियो में हमने इमीडिएट कॉज क्या था। सबसे पहले बहादुर शाह जफर के पास जाके वो बताते हैं सिपाही कि हमें जो गन्स में डालने वाली कार्टिज है वो मुंह से खोलनी पड़ेगी, और ये है कि उन कार्टिज के ऊपर गाय और सुअर का मांस लगा हुआ है, चर्बी लगी हुई है, इसलिए वो हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगी, दोनों का, हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी। ठीक है। विद्रोह का तत्कालिक कारण, जिसके कारण एकदम फट पड़ा, क्योंकि बाकी कारण तो पहले चल रहे थे, सारे पॉलिटिकल सामाजिक जो पहले चल रहे थे, पर एकदम 1857 में क्यों शुरू हुआ, इसका इमीडिएट कॉज था सुअर और गाय की चर्बी जो लगी हुई थी। डिस्कस द रिलीजियस कॉजेज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों का संक्षेप में वर्णन करें। धार्मिक कारण, एक तो यही धार्मिक कारण है, दूसरा मैंने आपको ये बताया जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो लोगों को कन्वर्ट करे थे क्रिश्चियन में, ये 2 इसके धार्मिक कारण हो गए। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन फॉलोइंग प्लेसेस, जो नीचे जगह दी गई है, लिखी गई है, इनके ऊपर किस किसने इस रिवोल्ट को लीडरशिप दी। कानपुर, झांसी, बिहार एंड लखनऊ, जिसको अवध भी कहते हैं, वहां पे कौन कौन से लीडर थे उनके नाम लिखने हैं आपने। निम्नलिखित स्थानों पर विद्रोह के नेतृत्व किसने किया, कानपुर, झांसी, बिहार और लखनऊ आदि। रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड अ पार्ट इन मूविंग टू द एक्शन people to action before the revolt of 1857. Write any 2 of rumors and prophecies in this regard. Rumors तो 2 मैंने आपको बताई हैं। एक तो यही रूमर है कि उसके ऊपर लगी हुई थी गाय और पिग की जो चर्बी लगी हुई थी, तो वो भी रूमर थी। दूसरा ये था कि बोन्स को पीस कर आटे में मिलाया गया, ये भी रूमर थी। तीसरी जो प्रोफेसी थी वो क्या थी, प्रोफेसी ये थी कि वो लोग कहते थे कि ये भविष्यवाणी है कि 1757 में अंग्रेज आए थे और 1857 में उनका राज्य खत्म हो जाएगा। अफवाहों और भविष्यवाणियों ने 1857 के विद्रोह में लोगों को खड़ा होने के लिए उकसाया है कि 2 अफवाहों या भविष्यवाणियों का वर्णन करें। वो मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, तो वो दोनों आप इसमें लिख सकते हो। वाई इज द म्यूचनी ऑफ 1857 कॉल्ड अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, 1857 के विद्रोह को आजादी के लिए संघर्ष क्यों कहा जाता है। पहला संघर्ष आजादी के लिए किया गया पहला संघर्ष क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर ये इसमें सिर्फ म्यूचनी सिर्फ सिपाही इन्वॉल्व हुए होते तो बात और थी, तब तो ये सिर्फ एक म्यूचनी होती है, कुछ सिपाहियों ने इसमें कर दिया वो। परंतु इसमें क्या था, इससे विद्रोह में क्या था, हर एक बच्चा, हर एक जिम्मेदार, हर एक पीजेंट, हर एक ताल्लुकदार, हर एक मतलब कि हर एक जो व्यक्ति था वो इस विद्रोह में शामिल हो गया था। तो जब कोई विद्रोह में सारी जनता शामिल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, आजादी के लिए एक स्ट्रगल बन जाती है। ये सब लोग हो जाते, ये नहीं कि एक कोई अपने कारण के कारण, बाकी सब इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो ये एक विद्रोह बन जाता है, संघर्ष बन जाता है। अब इसमें 2 क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है, अपने 2 क्वेश्चन लिखने हैं। 8वां क्वेश्चन ये लिखना है आपने कि 2 सामाजिक कारण लिखे, 2 सोशल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट एंड 2 पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। तो 9 क्वेश्चन हो गए, 2 मैंने 2 बना लिखना भूल गई मैं बीच में, तो आप इनको एंटर कर लेना। 8th एंड 9th क्वेश्चन जो पहली वीडियो आपकी इसकी, तो इसके साथ ही ये हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है, इसका सब टॉपिक। अब हम इसको सेकंड टॉपिक करेंगे। ओके, इसको ध्यान से करना बेटे, समझ के, बहुत इजी लेसन है, इसको बड़े आपको करते करते याद हो जाएगा, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाना है ये। ठीक है, ओके, थैंक यू।